अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं आप लोग? आज सर की क्लास मैं लेने लगा हूँ, है ना? इट विल बी ए सरप्राइज फॉर यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायबिटिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस करना है, राइट? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू ऑल आर फाइन। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। आप लोग सब ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज हमने डिस्कस करना है डायबिटिक किडनी डिजीज़ में, जिसमें हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस करना है। सही 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 बेटा, वो वाइवा ले रहे हैं, सर तंजील वाइवा ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इसलिए उनकी क्लास में ले रहा हूँ। आपको कोई मसला? कौन सा रिजल्ट? ओके, तो सो वी विल कंटिन्यू। आपने पहले बताना। अच्छा, मिड टर्म का बेटा मैंने फॉरवर्ड कर दिया था रिजल्ट आपका, अब बन जाएगा, या अपलोड हो जाएगा इस वीक में या नेक्स्ट वीक में। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट ले लेते हैं। श्योर बेटा, पूछिएगा जल्दी से। हीरा बेटा जल्दी क्वेश्चन पूछिए, टाइम थोड़ा है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि गुजर जाता है। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। अपलोड का तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया था सेकंड डे पे, जब मैंने आपको वो फॉरवर्ड किया था सेम डे पे आई थिंक, या सेकंड डे पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया था अपना रिजल्ट। बाकी वो कम्युलेटिवली रिजल्ट कब शो होता है उसके बारे में मुझे नहीं पता। यस, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन हीरा, कि डायबिटिक पेशेंट्स के ये मूड जल्दी हील नहीं होते, इसकी क्या वजह है? वेरी गुड बेटा, ठीक है। कौन आंसर करने वाला है इनको? हीरा को कौन जवाब देने वाला है कि डायबिटिक? बेटा ये पहली जो चीज़ है कि आपको पता है कि जैसे ही कोई वूंड होता है तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एक चीज़। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि कॉलेज ने रिजल्ट शो कर दिया है, लेकिन माइट भी का कॉलेज जो है ना रिजल्ट शो कर देगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कब उन्होंने करना है। ओके, रिजल्ट मिल गया है। अच्छा, रिजल्ट मिल गया है, तो ये बात बताए ना कि आपको रिजल्ट मिल गया है। ओके, वेरी गुड, हैव ए गुड कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग अच्छे अच्छे नंबरों के साथ पोजीशन लेके पास आउट हुए हैं, है ना? ओके, वन थिंग इज हीरा बेटा, ये होता है कि जो वूंड हीलिंग होती है ना डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, वो डिलेड हो जाती है। उसकी मल्टीपल कम्युलेटिवली काजेज होती हैं। बेटा पहली काज तो ये है, वालेकुम अस्सलाम बेटा, इसको आंसर करने दें, उसके बाद दूसरा आंसर भी कर दूंगा, ठीक है? उसमें बेटा पहली काज ये है कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। ओके, आपसे भी पूछा जाएगा, आप भी बताइएगा, एक मिनट वेट कर लें, पहले मुझे उसको बताने दें प्लीज़, उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा। मेरा बेटा पहली चीज़ तो ये है कि अगर जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो अगर कहीं पे वूंड हुआ है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा होता है। और जैसे ही उस एरिया के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहता है, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज होने की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ती रहती है। ग्लूकोज बैक्टीरिया यूटिलाइज करता रहता है और वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस एरिया के अंदर जो सेंसेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ये कह देते हैं कि न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। जो नर्व के ऊपर न्यूरॉन्स ने मूव करना होता है, तो वो नॉर्मली जो न्यूरॉन्स हैं उस नर्व के ऊपर प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते, तो इस एरिया के अंदर जो पेन की सेंसेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। दो कंडीशन हो गई, पहली ग्लूकोज की, दूसरी कंडीशन
कि उस एरिया के अंदर जो नॉर्मली नर्व न्यूरॉन्स ने मूव करना होता है या जो पेन की सेंसेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तीसरी कंडीशन, उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। उस एरिया के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जो अर्टीरियल ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली बेटा नर्व न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स ने मैसेज लेके जाना होता है कि इस एरिया के अंदर सेंसेशन हो रही है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बेटा जो इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस हो रही होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उस एरिया के अंदर जो इम्यून सिस्टम ने अपना नॉर्मलाइज वर्क करना होता है वो रिड्यूस हो चुका होता है। तो इसलिए ये कम्युलेटिवली जो काज होती है ना, दैट विल लीड टू एम्पुटेशन। अगर वूंड हुआ है दैट विल बी डिलेड, और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, और मोस्टली ये जो काज होती है इसके पीछे न्यूरोपैथी होती है। डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है और ये पैथी लीड कर जाती है एम्पुटेशन को। की सिम ले लेते हैं, उसका पैकेज ले लेते हैं। जैसी सिम ले लें तो ओके सॉरी बच्चों, नेटवर्क एरर था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके अब आवाज़ आ रही होगी होप सो। ओके बेटा, आपको समझ आ गई क्या क्या मसला होता है, कैसे होता है ये सारी कंडीशंस? ओके ठीक है। तो इसके बाद हमने डायबिटीज़ को डिफ़ाइन किया था। अब ये एक अगेन वही डायग्राम है जिसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है बेटा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, आपने कहा था कि मेरा क्वेश्चन है। आलिया चौधरी, काइंडली लेट मी नो, काइंडली आस्क मी कि व्हाट वाज योर क्वेश्चन। ओके अब इंशाल्लाह ठीक रहेगी आवाज़। आपका क्वेश्चन क्या था बेटा?
इस डायग्राम को आपने देखना है कि आप लोगों को समझ आई है। ये डायग्राम हमने पहले भी की हुई है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या चक्कर है, ये इसमें मेंशन किया गया है कि इंसुलिन रिलीज होएगी, ओके। इसके बाद ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये एक वही डायग्राम है जो कि हमने डायबिटीज़ के स्टार्ट में उसको डिस्कस किया था। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, ये थोड़ी सी और डेफिनेशंस हमें मिल गई हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज़। वेरी गुड इवनिंग बेटा। Characterized by high level of blood glucose resulting from defect in insulin production, insulin action or both। डायबिटीज़ की डेफिनेशन के ऊपर चाहें कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो पहले डायबिटीज़ में, यू कैन आस्क मी। इसके अलावा हमने कहा था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डेफिनेटली, जिसकी वजह से क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो चुकी होती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, वेट लॉस या गेन क्यों होता है। ओके, ये भी बेटा बता दूंगा कि वेट लॉस या वेट गेन क्यों होता है। आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ के अंदर वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है? चलें बेटा मैं बता देता हूँ। ओके वेल ठीक है बेटा, इसमें वेट जो रिड्यूस हो रहा होता है उसके पीछे वजह ये है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाती ना, तो सेल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है, लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जो फैट पड़े होते हैं ना, उससे ग्लूकोज के मालिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो फैट यूज़ होना शुरू हो जाएगी तो जो सेल का मास है वो फैट की वजह से होता है। आप मोस्टली ये कहते हैं कि फैट अकमुलेट हो चुका है, फैट अकमुलेट हो चुका है, फैटी हो गया है, मोटे हो गए हैं। तो फैट जो पड़ी होती है उसकी क्या होती है, लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। उसकी वजह से वो जो सेल साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जो सेल है उसके अंदर एट्राफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उस एट्राफी की वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। गॉट इट? ओके। इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसफंक्शन एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स डेफिनेटली हो रहा होता है। अब ये एक लीवर और मसल्स है, इसका एक ग्लूकोज अपटेक अगर मसल्स के अंदर कम हो गई है दैट देन अगेन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। अगर लीवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन है वो कम हो गई है या ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो गई है, देन इट विल आल्सो लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर पैंक्रियाटिक आइलेट बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है तो देन इट विल आल्सो लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। तो मेन इंडिकेटर्स के हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है, पहली कंडीशन ये है कि मसल्स के अंदर या सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही तो ब्लड के अंदर रह रही है। अगर ये सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ता रहेगा, दैट इज ए कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी कंडीशन, अगर लीवर से ग्लूकागॉन रिडक्शन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है तो अगेन ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर होती है। तो अगर लीवर के अंदर स्टोर नहीं हो रही तो अगेन ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। या अगर किसी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो दैट विल आल्सो लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। और तीसरी कंडीशन कि अगर पेंक्रियाज से इंसुलिन बीटा सेल से प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, अगर बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो अगेन हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेटिनोपैथी विद पोटेंशियल ब्लाइंडनेस। रेटिनोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है दैट में लीड टू रीनल फेलियर, और न्यूरोपैथी होती है विद रिस्क ऑफ फुट अल्सर्स, एम्पुटेशंस, चारकोट जॉइंट्स एंड फीचर ऑफ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिसफंक्शन।
तो मेनली हम 3 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वन इज़ नेफ्रोपैथी, अदर वन इज़ रेटिनोपैथी एंड थर्ड वन इज़ न्यूरोपैथी। ये 3 पैथीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं मोस्टली कि ये जो डायबिटीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशन है। और ये कॉम्प्लिकेशन अगर न्यूरोपैथी हो गई है, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन भी था कि वुंड हीलिंग क्यों डिले हो जाती है, तो ये न्यूरोपैथी की वजह से फुट अल्सर बनना शुरू हो जाती हैं और एट द एंड पेशेंट्स को एम्पुटेशन करवाना पड़ जाती है। People with diabetes are increased risk of cardiovascular diseases, peripheral vascular and cerebrovascular diseases। हमने स्ट्रोक पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा है। अगर आप स्ट्रोक की तरफ जाएं तो उसमें एक फैक्टर्स है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। अगर पेशेंट्स को डायबिटीज मेलाइटस है तो वो रिस्क पे है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज पे। सेम विद द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे ही अपना डिपॉजिट्स बनाएंगे तो वो एम्बुलाई की फॉर्म में मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव करेंगे, अपनी ब्लड वेसल को रैप्चर कर सकती हैं। तो वो एम्बोलाई थ्रोम्बाई मूव करता ब्रेन के अंदर जा सकता है, ब्रेन की ब्लड वेसल को रैप्चर कर सकता है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स को ओक्लूड कर सकता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, कोई फोकल डेफिसिट हो सकता है, न्यूरॉन्स का कोई फोकल डेफिसिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो उसके रिजल्ट में ये सारी कंडीशन डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, पेरिफेरल वैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं, इनका रिस्क ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस बेटा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती हैं और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। अब जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है इसमें हमने आज कीटोएसिडोसिस के बारे में डिस्कस करना है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस करना है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में कीटोएसिडोसिस होती है और दूसरा हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है। अच्छा, तो तीसरी कंडीशन ये होती है कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये 3 कंडीशंस, 3 कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंडर फॉल करती हैं और जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ माइक्रो सर्कुलेशंस। एक आप एक्यूट कॉम्प्लिकेशन को मैक्रो का भी नाम दे सकते हैं, MACRO। और जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है उसमें मेनली माइक्रो सर्कुलेशन की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिनके अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी आती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी आती है, रेटिनोपैथी आती है और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फुट अल्सर्स आती हैं। ये डायबिटिक फुट्स की फॉर्म में क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर आते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं पहली जो चीज़ है डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है, उसके बाद हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 चीज़ें, ये 2 टॉपिक आज हमने कवर करनी है। ओके, तो अच्छा, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स, व्हाट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी? दो वाली में कौन सी बेटा, दो वाली? हाइपरग्लाइसीमिक ओस्मोलर नॉन कीटोटिक, इसकी बात कर रही हैं? ओके, ये भी बता देता हूँ। पहले ये बताएं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है? ओके, अच्छा, इसी की समझ नहीं आ रही। हाइपर ओस्मोलर, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। अच्छा, डायबिटिक की वजह से किडनी पे, ओके बेटा ठीक है। नर्व डैमेज हो जाती है? नहीं 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 बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी वाला, हम न्यूरो नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं, नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं, नेफ्रोपैथी की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, जो HHSP होता है ना, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, इसमें ये हो रहा होता है मोस्टली कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके रिजल्ट में हाइपर ओस्मोलरिटी होती है। हाइपर ओस्मोलरिटी होने के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस हो रही होती है।
जिसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, लेग क्रैम्प हो सकते हैं, मल्टीपल अदर काजेज हो सकती हैं। ओके, तो डिस्टर्बेंस ऑफ आर फेलियर ऑफ नेफ्रॉन सिस्टम। ओके, ठीक है, ये हो सकता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड लीड टू डैमेज इन किडनी विच फिल्टर द ब्लड। ओके वेल, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के आपको थोड़ा बहुत पता है। नेफ्रॉन किडनी डैमेज होता है, नेफ्रॉन, ओके, किडनी डैमेज होता है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है। कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज लीडिंग कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज अकॉर्डिंग टू accounting for 30 to 40% of cases with the type 1 diabetes mellitus and 50 to 20% with type 2 diabetes mellitus। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज mellitus होती है ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी ज़्यादा काज कर रही होती है और टाइप 2 डायबिटिक नेफ्रोपैथी कम काज कर रही होती है। क्यों? जल्दी बताएं, अदरवाइज फिर मुझे बताना पड़ेगा। चलें बेटा, इतना टाइम नहीं है, बता देते हैं। टाइप 1 के अंदर बेटा क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होती। लेकिन टाइप 2 के अंदर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है। इसका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? ओके वेरी गुड, ठीक है, प्रोटीन का यूरिन में आना एग्जैक्टली अनदर वेरी गुड पॉइंट। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो डू यू थिंक कि जब ग्लूकोज का लेवल जितना ज़्यादा रहेगा उतना बीटा, उतना जो किडनी के सेल्स हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है वो जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जब ग्लूकोज का लेवल कम हो रहेगा या कुछ नॉर्मलाइज रहेगा या कंट्रोल में रहेगा तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में क्या होगा कि डैमेज कम होना शुरू हो जाएगा। हमने एक रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज रीनल थ्रेशोल्ड? एनीबॉडी नोज रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, ये हमने डिस्कस किया था कि जब ग्लूकोज का लेवल 200 से एक्सीड कर जाता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का नाम भी नाम दिया था। आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था, या रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में बताया था जब हम रीनल फेलियर पढ़ रहे थे। तो जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg/dl होएगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि किडनी से पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिएगा टाइप 1 के अंदर जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी तो उसमें ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है। कंसिस्टेंटली हाई रहने की वजह से नेफ्रॉन अर्ली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो टाइप 1 है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है टाइप 2 की निस्बत। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, बड़ी हैप्पी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को काफ़ी पता है। वेरी गुड, ठीक है। द टर्म डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ लीजन्स दैट ऑफन अकर्स concurrently in the diabetic kidney. The most common kidney lesions in the people with diabetes are those that affected the glomeruli। अच्छा, ग्लोमेरुलाई क्या होता है? मैंने उस दिन भी बताया था कि टफ कैपिलरीज होता है, क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब जैसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जो ग्लोमेरुलाई है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अंदर चेंजेस क्या आ सकती हैं? लाइक कैपिलरी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर होना शुरू हो जाएगी या बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे निड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है, इस्कीमिक लीयंस बनना शुरू हो जाते हैं, ये इनइफेक्टिव लीयंस बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये लीयंस कैसे बनते हैं? बेटा आवाज़ आपको नहीं आ रही या बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? ओके, अब ये जो लीयंस हैं इसकी वजह से किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगेन याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहेगा, कंसिस्टेंटली हाई रहने की वजह से ग्लोमेरुलाई डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ग्लोमेरुलाई जैसे डैमेज होंगे तो ये क्या करेगा? फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं होएगी। ओके वेरी गुड मरियम। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आके अटैच होंगे, एडहेयर होना शुरू हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में जो कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो सकती है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, निड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ग्लोमेरुलर
स्क्लोरोसिस होना शुरू हो जाएंगी, इस्कीमिक लीयंस बनना शुरू हो जाएंगी और इनफेक्टिव लीयंस लीड कर रहे होते हैं और एट द एंड नेफ्रॉन जो होते हैं ये डैमेज हो रहे होते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जब पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज होगा तो उसके रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा। अब याद रखिएगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो क्या करेगा? ग्लोमेरुलाई को डैमेज करना शुरू कर देगा। दूसरी कंडीशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। अगर डायबिटीज क्रोनिक डायबिटीज हो गई है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अदर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, साथ में कोई और की कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्री एग्जिस्टिंग हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और साथ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, या नॉन केस ऑफ HTN है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, तो अगेन ये लीड करना शुरू कर देगा। इसके अलावा पेशेंट्स के अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फैमिली के अंदर रन कर रही होती हैं। बेटा पुअर डाइट आ सकती है, लेकिन किस लिहाज से पुअर डाइट आएगी कि अगर डायबिटीज़ को मैनेज नहीं किया जा रहा तो डेफिनेटली ये कंडीशन हो सकती है। ये ऐसी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी को वर्स कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज बाय डायग्नोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहले ही हमने कहा कि ग्लोमेरुलाई डिजीज होती है। ग्लोमेरुलाई डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, सिस्टेमेटिक इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, सम सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकती है, इसके अलावा न्यूप्लेसिया की वजह से हो सकती है। व्हाट इज न्यूप्लेसिया? अब नॉर्मल कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई कैंसरस फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा ये हमने ग्लोमेरुलाई की बात की है। दूसरी है वेस्कुलर डिजीज, वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। वेसल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? ओके, वेरी गुड बेटा। न्यू सेल का बनना एग्जैक्टली न्यू प्लाज्मा होता है। ओके, एग्जैक्टली बेटा ऐसे हो सकता है मरियम कि जब डाइट से कंट्रोल नहीं करेगा पेशेंट तो एग्जैक्टली हाइपरग्लाइसीमिया होएगा। हाइपरग्लाइसीमिया होने के रिजल्ट में कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है। ओके, मान लेते हैं आपकी बात। ओके, दूसरी चीज होती है वेस्कुलर डिजीज। अब वेस्कुलर डिजीज के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक रीनल आर्टरी डिजीज हो गई है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होना शुरू हो गई है, हाइपरटेंशन होना शुरू हो गई है, या माइक्रो एंजियोपैथी होना शुरू हो गई है। अब ये जो माइक्रो एंजियोपैथी होता है, इसमें ये होता है कि जो कैपिलरी वाल्व होती है ना, ये वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब कैपिलरी वाल्व वीक होएंगी तो एट द एंड क्या होगा कि आर्टरी या कोई भी ब्लड वेसल वाल्व है, जब वो वीक हो जाती है तो वो ब्लीड करना शुरू कर देगी। जब ब्लीड करेगी तो वहाँ से प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन लीक आउट होएगी, साथ में ब्लड लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे वो अपना प्रेशर बना के एडीमा काज कर सकती हैं। इसके अलावा ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ हो सकती है, लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, या सिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बनना शुरू हो सकती हैं। ये डिजीज़ इन द ट्रांसप्लांटेशन, लाइक अगर ग्राफ्टिंग हुई थी तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होना शुरू हो गई है। एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी हो सकती है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा रिकरेंट कोई डिजीज़ हो सकती है, ट्रांसप्लांट ग्लोमेरुलोपैथी हो सकती है। तो ये मल्टीपल डिजीज़ हो सकती हैं। अगर हम क्लासीफाई करें ना CKD को बाय द डायग्नोसिस, तो ये 5 क्लासिफिकेशन में ली आ रही होती हैं, जिसमें ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो सकती है, वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ हो सकती है, सिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, या डिजीज़ इन द ट्रांसप्लांट कि अगर कोई ट्रांसप्लांट करवाया तो उसमें रिजेक्शन हो सकती है। अब हमारी बात यहाँ से शुरू होती है कि व्हाट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी के डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है। अब ये जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, इसके अंदर दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वन इज क्लिनिकल सिंड्रोम, अदर इज पैथोलॉजिकल रीनल लीनियंस। क्लिनिकल सिंड्रोम का क्या मतलब है कि प्रिसिस्टेंट प्रोटीनूरिया होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, पहले आप जिस लोगों ने बताया था कि इसके अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, या ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब
प्रोटीन नॉर्मली किडनी से रीअब्जॉर्ब हो जाती है, यूरिन में पास आउट नहीं होती अनटिल अनलेस देयर इज अ डिजीज ऑफ किडनी, देयर इज अ रैप्चर इन द ग्लोमेरुलाई। अगर ग्लोमेरुलाई रैप्चर हो चुका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाइडनिंग हो चुकी है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है, या ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस होना शुरू, स्क्लेरोसिस होना शुरू हो चुकी है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो प्रोटीन्स थी वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर प्रोटीन रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो प्रोटीन यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो एक कंडीशन जिसके अंदर परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया है, दूसरी कंडीशन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, और तीसरी कंडीशन प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन, कि जो GFR है वो डिक्रीज हो चुकी है, जब नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी है दैट इज डिक्लाइंड, तो ये क्लिनिकल सिंड्रोम के अंदर आएगा। दूसरी कंडीशन है कि पैथोलॉजिकल रीनल लीनियंस क्या बनते हैं, जिसके अंदर डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी है। इसमें क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है वो वाइड होना शुरू हो जाती है, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो वाइड होना शुरू हो जाती हैं, वाइड होएंगी, लीकी होना शुरू हो जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि ब्रस्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी, और उसके रिजल्ट में वहाँ से प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये पहले भी हमने डेफिनेशन में भी ये डिस्कस किया है, जिसमें क्या होता है कि डिफ्यूज इंक्रीज इन द मेसेंजियल मैट्रिक्स और थिकनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल, और मेसेंजियल मैट्रिक्स जो है ये वाइड होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा कि जो कैपिलरी वॉल है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। तीसरी कंडीशन न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी, लाइक विल्सन्स लीनियंस बनना शुरू हो जाएंगे, और इंसुडेटिव लीनियंस बनना शुरू हो जाएंगे, लाइक हेलिनोसिस होना शुरू हो जाएगी, और डिफ्यूज लीनियर रिएक्शन फॉर IgG अलॉन्ग विद BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो IgG है ये रिएक्ट करना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे एंटीबॉडीज रिएक्शन होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा, तो मजीद ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो ग्लोमेरुलाई है, इसको रैप्चर करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी उसको कहा जाता है ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, क्लिनिकल सिंड्रोम एज वेल एज पैथोलॉजिकल लीनियंस दैट विल लीड टू ए कंडीशन दैट इज नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। समझ आइए? ओके, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कैसे रूल आउट किया जा सकता है? डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल लीनियंस, इस तरह ग्लोमेरुलर लीनियंस हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल हो सकते हैं। अगर ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या होगा कि थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, मेसेंजियल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी, न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी, और अगर इंटरस्टिशियल में प्रॉब्लम है तो उसमें जो ट्यूब्यूलर थिकनिंग ऑफ ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ग्लोमेरुलाई की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है। अगर हम इंटरस्टिशियम की बात करेंगे, इंटरस्टिशियल की बात करेंगे, तो यहाँ पे ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएंगी, और आर्टियोलर हाइलिनेसिस होना शुरू हो जाएंगी। ये दोनों कंडीशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। पैथोजेनेसिस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही बातें हैं पीछे वाली जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि पैथोजेनेसिस में ये हो क्या रहा होता है। ये तीन जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं ग्लोमेरुलाई के अंदर, वो पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम ए डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो क्या हो रहा होता है। पहली कंडीशन के अंदर हमने ये कहा था कि देयर इज ए, फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि मेसेंजियल एक्सपेंशन होती है। अब ये जो मेसेंजियल एक्सपेंशन इज डायरेक्टली इंड्यूस्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल लीड टू, या दैट विल इंक्रीज, दैट विल एक्सपेंड द मेसेंजियल सेल्स, perhaps via increased matrix production by glycosylations of the matrix protein। matrix proteins की glycosylation होएगी या मैट्रिक्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उस वजह से जो मेसेंजियल सेल्स हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, थर्ड काम ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों काम जब सेम टाइम पे होंगे तो दैट विल लीड टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एग्जैक्ट cause of diabetic nephropathy is unknown, but various mechanisms are known।
अब जो एग्जैक्ट काज है वो हमें कुछ नहीं पता कि क्या है, लेकिन इसके लिए सर्टेन थीरीज हो सकती हैं जिनकी बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, ग्लाइकोसिलेशन क्या होती है? अच्छा, ग्लाइकोसिलेशन बेटा ये होती है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसी चीज़ के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है या एच पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स या जो मेसेंजर वॉल्व होती है, ये मैट्रिक्स होती है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल आके चिपकना शुरू हो जाते हैं, अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अटैच होंगे, ग्लाइकोसिलेशन होगी मैट्रिक्स प्रोटीन की। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल प्रोटीन के साथ आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे और एक मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देंगे, और इस मैट्रिक्स की वजह से जो मिजेंजियल सेल है वो अपना एरिया बढ़ाते हैं, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? पहली कंडीशन, पहला मैकेनिज्म जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा। हाइपरग्लाइसीमिया होएगा काजिंग हाइपर फिल्ट्रेशन एंड रीनल इंजरी। जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा तो क्या करेगा कि रीनल सिस्टम को डैमेज करेगा। अगेन यही वजह है कि जब हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होएगी और रीनल इंजरी होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी काम, एडवांस ग्लाइकोसिलेशन प्रोडक्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे, साथ में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ ग्लाइकोसिलेशन होना शुरू हो जाएगी, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ इसकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाएंगी। और तीसरा, एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो हो सकता है वो किडनी को मोर डैमेज करने करेंगे, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो नॉर्मली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो नॉर्मली किडनी के फंक्शंस होते हैं दैट आर इम्पेयर्ड, और अल्टीमेटली क्या होगा कि किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये नेफ्रोपैथी की भी 5 स्टेज होती हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की 5 स्टेजेस होती हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है कि हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेज होती है। बेटा मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रही, क्या आ रही है? जल्दी बताएं अगर समझ नहीं आ रही तो, इसको और आसान कर लेते हैं। ओके, तो पहली स्टेज के अंदर हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेज होती है। हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके नहीं आ रही है, ओके वेल ठीक है। तो मेन फीचर्स नहीं आ रही या आ रही है? ओके आ रही है, ओके वेल ठीक है। ओके बेटा इसको रिपीट कर लेंगे, नथिंग टू वरी। इसको और इजी कर लेंगे, इजी कर लेंगे, इजी कर लेंगे, रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। वेल बेटा हीरा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पोस्ट बेसिक में, इसलिए आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा नहीं आ रही, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, ये हम स्टेजेस करने के बाद इसको रिपीट कर लेंगे। मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दूंगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती क्या है। असल में मुझे पहले चाहिए था कि आपको एक ओवरव्यू देना चाहिए था कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये होती है, उसमें ये होता है, उसके बाद यहाँ से पढ़ाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि टाइम कुछ शॉर्ट है, मैंने 2 चीज़ें कवर करनी थी। वन वाज डायबिटिक इस कीटोएसिडोसिस एंड अदर वाज वन वाज कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ डायबिटिक नेफ्रोपैथी कंप्लीट मुश्किल से होगी। ओके श्योर बेटा रिपीट करवा दूंगा, लेकिन हम मंडे को इंशाल्लाह ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रिपीट कर लेंगे, डोंट वरी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती क्या है। ओके सो डोंट वरी, द मेन फीचर्स आर इंक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब पहली जो चीज़ है स्टेज 1 के अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेज जिसको कहा जाता है स्टेज 1 के अंदर। अब ये हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो GFR है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही GFR इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट, द मेन फीचर्स आर इंक्रीज ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड इंक्रीज ऑफ किडनी साइज, और किडनी का जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन इंसुलिन हैव ऑलरेडी दीज चेंजेस एंड एट द सेम टाइम द ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी एंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी परफ्यूजन एंड इनसाइड द प्रेशर विल बी रेज्ड। पहली कंडीशन ये है कि जैसे GFR इंक्रीज होएगी, GFR इंक्रीज कब होएगी? जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा, कैपिलरी परफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी परफ्यूजन इंक्रीज होएगी
GFR इंक्रीज होएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा, तो वहाँ पे जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज। द अर्ली स्टेज ऑफ किडनी इन्फेक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी रिकवर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन। अगर हम इंसुलिन दे देते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये जो GFR इंक्रीज थी, ये हाइपर ओस्मोटिक डायूरेसिस हो रही थी, दैट विल बी सबसाइड। किडनी बेटा इसलिए इनलार्ज होएगा कि किडनी के जो अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्लोमेरुलोसिक्लोरेसिस काज करना शुरू कर देते हैं, ग्लोमेरुलाई को डैमेज कर जाएंगे। अब जितने ग्लोमेरुलाई के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जितने ग्लोमेरुलाई फंक्शनिंग होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें उनको एलिमिनेट करना ही करना है, इसलिए वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो साइज ऑफ द किडनी है इसके अंदर हाइपरट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अर्ली स्टेज ऑफ किडनी अफेक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी रिकवर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके, इंसुलिन अगर दे देंगे तो ये सारा मसला हल होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर पैथोलॉजिकल डैमेज कोई नहीं होता। स्टेज 2 के अंदर नॉर्मल एल्बुमिनुरिया होता है। व्हाट इज एल्बुमिनुरिया? एल्ब्यूमिन का आना शुरू हो जाता है। इन दिस स्टेज यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन होना शुरू हो जाएगी। इज द नॉर्मल मोर देन लेस देन 20 माइक्रोग्राम पर मिनट और 30 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स, एल्ब्यूमिन का लेवल आना शुरू हो जाएगा। और यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन, यहाँ पे UAE का मतलब है नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमारात, बल्कि यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन है। विल इंक्रीज एंड इट कैन रिकवर आफ्टर रेस्ट। अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो जैसे ही उसका GFR बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में एल्ब्यूमिन पास आउट होना शुरू हो जाती है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो एल्ब्यूमिन है ये नॉर्मली पास आउट नहीं होती, रिकवर हो जाती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा होता है। लेकिन जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, ग्लोमेरुलाई डैमेज हो चुके होंगे, तो वहाँ से एल्ब्यूमिन पास आउट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी स्टेज जिसके अंदर एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इन दिस स्टेज 2 देयर इज ऑलरेडी ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो चुकी होती हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो चुकी होती है, मेसेंजियल मैट्रिक्स इंक्रीज हो चुका होता है, GFR हायर देन नॉर्मल हो चुकी होती है और GFR मोर देन 150 ml पर मिनट होती है। नॉर्मली हम लेते हैं 125 ml पर मिनट, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर एक्सरसाइज जो GFR है वो मोर देन 150 ml पर मिनट पे पहुंच चुकी होती है। इसके अलावा पेशेंट्स विद ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मोर देन 9.5% आ रही होती है, जिसको हमने HbA1c का नाम दिया था। इसके अलावा GFR जब मोर देन 150 होएगी और उसके साथ यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन मोर देन 30 माइक्रोग्राम पर मिनट होएगी तो REC टू डेवलप क्लिनिकल डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक किडनी डिजीज हो जाएगी उस पेशेंट्स को। तो अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है जिसमें GFR मोर देन 150 है, यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन मोर देन 30 माइक्रोग्राम पर मिनट आ रही है, तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं इजीली कि ये किडनी डिजीज हो चुकी है ड्यू टू डायबिटीज, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहा जाता है। ओके, सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक किडनी डिजीज यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, मेन मैनिफेस्टेशंस आर UES कंटिन्यूअसली हायर देन 20 to 200 माइक्रोग्राम पर मिनट तक चली जाती है। बेटा स्टेज को नॉर्मल इसलिए कहा जा रहा होता है कि ये डायबिटीज जिसमें एल्ब्यूमिन आना शुरू हो रही होती है, बाकी ये अबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। तीसरी कंडीशन, तीसरी जो स्टेज होती है जिसमें अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, अर्ली स्टेज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये किडनी डिजीज यहाँ से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमने पहले कहा है कि यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सपेल्शन मोर देन 30 थी, यहाँ 20 से लेकर 200 माइक्रोग्राम पर ml पहुंच जाती है, या मोर देन 30 से लेकर 300 माइक्रोग्राम पर 24 आवर पहुंच जाती है। हाई फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया होना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज के अंदर ब्लड प्रेशर स्लाइडली राइज करना शुरू कर देता है। अगर ब्लड प्रेशर लो होएगा तो उसका मतलब ये है कि UEE का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर भी वही होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो चुकी होती है, मेसेंजियल मैट्रिक्स इंक्रीज हो चुका होता है, और ऑलरेडी जो ग्लोमेरुलाई है उनके अंदर डिफ्यूजियल चेंजेस आ चुकी होती हैं, और हाईलेन चेंजेस ऑफ आर्ट्रियोल्स हो चुकी होती है।
इसके अलावा जो फोर्थ स्टेज होती है इसमें क्लिनिकल डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टेज होती है। और फीचर्स ऑफ दिस स्टेज आर लार्जर अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया हो रहा होता है, एल्ब्यूमिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीट आउट हो रही होती है। इसमें 200 मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर मिनट होता है और कंटिन्यूस यूरिन प्रोटीन मोर देन 0.5 ग्राम पर डीएल आ रही होती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हीमोचोरिया होना शुरू हो जाता है और यूरिन के अंदर कास्ट आना शुरू हो जाती है, स्मॉल स्मॉल डेब्रीज आना शुरू हो जाती हैं। इधर के वो यूरिन के मालिक्यूल्स हो सकती हैं। विद द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोटीन हाइपोप्रोटीनियमिया अकर्स होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोटीन लॉस आउट होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोटीन का ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा। ब्लड के अंदर लेवल कम होएगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोप्रोटीनीमिया, और हाइपोप्रोटीनीमिया एडीमा को लीड करेगा कि जब प्रोटीन का लेवल कम होएगा ऑनकोटिक प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा तो फ्लूइड वापस ही नहीं आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पड़ा रहेगा, तो उसके रिजल्ट में एडीमा होना शुरू हो जाएगा। जीएफआर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन बाई 1 ml पर मिनट एवरी मंथ, बट द मोस्ट पेशेंट डू नॉट हैव हाई सीरम क्रिएटिनिन। लेकिन कुछ पेशेंट्स इनके अंदर जो सीरम जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है सीरम की वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। लेकिन सर्टेन पेशेंट्स होते हैं जो कि रीनल फेलियर को लीड कर रहे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। और फिफ्थ स्टेज एंड स्टेज रीनल फेलियर की होती है। रीनल फेलियर की स्टेज होना शुरू हो जाती है वंस द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ यूरिन प्रोटीन डेवलप्स टू क्लिनिकल डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक होने के साथ साथ वाइड हो चुकी होती है। ग्लोमेरुलाई का जो ल्यूमन होता है वो प्रोग्रेसिवली नैरो हो चुका होता है और यू कैन से कि नेक्रोशन हो चुकी होती है, नेक्रोसिस हो चुकी होती है। ग्लोमेरुलाई नेक्रोटिक होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है जो कि ग्लोमेरुलाई परफॉर्म कर रही होती है वो डिक्लाइन हो चुका होता है। जैसे ही ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, जीएफआर मेंटेन नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हमने कहा था कि रीनल फेलियर हो जाता है। और इसके अंदर जो जीएफआर है लेस देन 10 ml पर मिनट होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर यूरिया है, क्रिएटिनिन है या नाइट्रोजनस सी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और साथ में हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, हाइपोप्रोटीनीमिया होना शुरू हो जाएगा और एडीमा होना शुरू हो जाएगा। और दीज सीरियस कॉम्प्लिकेशन आर ऑलवेज द कॉज ऑफ डेथ फॉर द पेशेंट विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब ये वो कंडीशंस हैं जब पेशेंट्स डायबिटीज की वजह से रीनल फेलियर स्टेज के अंदर जाएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्लाह को प्यारा होना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो कि हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। ओके वेल, तो इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन की डिटेक्शन हो सकती है। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग स्पॉट यूरिन के अंदर। यूरिन कल्चर करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड किडनी करवा सकते हैं। चलें खींच के मैंने ये आज आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ साथ इसको भी रिवाइज कर लेंगे। वेल, लेकिन ये हमने स्पीड के साथ इसको कवर किया है। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर लेंगे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है क्या चीज़। ओके, कोई क्वेरी? इजी वर्ड्स में बता दूं? ओके बेटा, इजी वर्ड्स में बता देता हूँ। पहली तो चीज़ ये है कि बेटा जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है इससे आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? बेटा बस मैं ये चाह रहा था कि मैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी आज कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। एनी हाउ, कल से ही नेक्स्ट मंडे को सही, मंडे को आपकी क्लास इंशाल्लाह ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी उड़ जाएगी और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी निकल जाएगी। ओके, इसको शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आप लोगों को क्या समझ आइए कि नेफ्रोपैथी क्या हो सकती है? आप थोड़ा सा अपनी कंट्रीब्यूशन दें मुझे और मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ। मुझे पता चले कि आप लोगों को इतना ही आउट टू नो हो गई है। पहली की चीज़ है ग्लोमेरुलाई के ऊपर आ जाएं। ग्लोमेरुलाई ने क्या करना होता है? फिल्टर करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, किडनी डैमेज हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। ये बेटा प्राइमरी वालों का आंसर है। प्राइमरी वाले ऐसे आंसर कर सकते हैं, आप पीजी के स्टूडेंट हैं। ओके वेल, लेकिन एनी हाउ इट्स अ नाइस आंसर, आई रियली अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो अब ये बता दें सिंपल के ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन करती है, उसमें से ग्लूकोज के मालिक्यूल, कभी आपने सुना है कि नॉर्मल किडनी में से जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं पास आउट हो जाएं?
ये कभी आपने सुना हुआ होगा कि ग्लोमेरुलाई ठीक काम कर रही है और उसमें से प्रोटीन के मालिक्यूल पास आउट होते हैं? तो कभी नहीं सुना, ऐसे है। तो जब ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है ना, कंसिस्टेंटली हाई रहने की रिजल्ट में जो ग्लोमेरुलाई हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब ग्लोमेरुलाई जैसे ही थोड़े थोड़े डैमेज होते हैं ना, तो वो अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर करके एलिमिनेट करवा सकें। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब ग्लोमेरुलाई के ऊपर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अपना डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देती हैं, उसके साथ आके एडियर होना शुरू हो जाती हैं, अटैच होना शुरू हो जाती हैं। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उस ग्लोमेरुलाई के साथ आके अटैच होंगे तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी और साथ में मेसेंचियल मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उसके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ग्लाइकोसिलेशन होना शुरू हो जाएंगे। और ये सारा काम स्लोली और प्रोग्रेसिवली हो रहा होता है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जीएफआर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, ग्लोमेरुलाई डैमेज होते जाएंगे, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। और एक कंडीशन आती है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आना शुरू हो जाती हैं, प्रोटीनूरिया होना शुरू हो जाता है। जब प्रोटीनूरिया होएगा उसके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो ग्लोमेरुलाई मोर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे डैमेज होंगे तो एट द एंड क्या होगा कि एक एंड स्टेज आ जाएगी कि जो किडनी था वो टोटली डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही किडनी डैमेज होएगा तो उसमें से जो किडनी के नॉर्मल फंक्शंस हैं लाइक एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज होएगी, एड्रीनल मेडुल्ला डैमेज होना शुरू हो जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो जोन्स हैं लाइक रेटिकुलोजा, 3 जोन्स हैं बेसिकली, फेसिकुलेटा है, ग्लोमेरुलोसा है, जहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहे होते हैं वो अल्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे, वो नॉर्मली रिलीज नहीं होंगे। जब नॉर्मली वो उनकी रिलीज नहीं होएगी तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। साथ में साइटोकाइंस की एक्टिवेशन होएगी, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे किडनी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो किडनी बहुत डैमेज होना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई अगर किडनी डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज विल डिस्टर्ब द ग्लोमेरुलाई, एक्जैक्टली ऐसे ही होगा। प्रोटीन ग्लूकोज इन द किडनी और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। वेरी गुड, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा। ओके श्योर, इंशाल्लाह आप लोग इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और स्लाइड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, आप लोगों को समझ नहीं आई। मुझे पहले चाहिए था कि आप लोगों को हाउ टू नो देता, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये अगेन डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डिस्कस कर लेंगे, आपके लिए और इजी कर दूंगा, समझ आ जाएगी। उसके बाद हम डीके कर लेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके, सी यू, हैव ए ब्लेस्ड इवनिंग, हैव ए ब्लेस्ड वीकेंड, चिल करें और अच्छी अच्छी पढ़ाई करें। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स।